क्रिया के द्वारा निर्मित शैलें, कौन से शैलें? अवसादी शैलें। तो ये 3 प्रकार की हैं। पहले आएगी चूना प्रधान शैल, चूना प्रधान शैल, कार्बन प्रधान शैल और सिलिका प्रधान शैल। इनका हमने नाम लिया था। तो सबसे पहले हम लेंगे कैलकेरियस रॉक, चूना प्रधान शैल नंबर 1 पर। कैलकेरियस रॉक्स, तो देखो इनके निर्माण में, इनका निर्माण जलीय भागों में होगा और इसके निर्माण में जलीय जंतुओं की अवशेष की भूमिका होती है। किसकी? जो एक्वाटिक एनिमल हैं, जलीय जंतु के अवशेष से निर्मित होती हैं। देखो जो जलीय जीव हैं, जलीय जीवों में आपने देखा होगा मोलस्का संघ के जंतु। मोलस्का संघ के जंतु कौन है? जैसे शंख बनाने वाले, सीपिया बनाने वाले, जितने भी जंतु हैं ये मोलस्का संघ के हैं, जो अपने सरवाइव करने के लिए, अपने अनुकूलित वातावरण करने के लिए खोल का निर्माण करते हैं, अनुकूलित वातावरण के लिए जिसमें वो जीवित रह सकें। और कई क्लास में मैंने इनका उदाहरण भी दिया था। क्या होता है? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने चट्टानों को, चूना की चट्टानों को खाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज करते हैं, फिर उसको सेक्रेट करके खोल बना लेते हैं, जिसे शंख, सीपिया, अनेक प्रकार की ये जब बनाते हैं, फिर वो डिजनरेट जब होती हैं तो क्षेत्र विशेष में धीरे धीरे जमा होकर इस प्रकार की शैलों का निर्माण करती है। इसके साथ साथ जो सागरी भाग में जंतु हैं, जिनमें क्या है? बोन्स हैं, हड्डियां हैं, तो वह भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। तो क्षेत्र विशेष में धीरे धीरे जमा होकर ये क्या करती हैं? चूना प्रधान शैलों का निर्माण कर लेती हैं। तो इसमें क्या आ सकता है? जंतुओं के अस्थि पंजर। अवशेष में क्या आ जाएगा? जंतुओं के अस्थि पंजर। तो ये जो शैल होती हैं सामान्यतः जलीय भागों के आसपास या जलीय भाग जो है तटीय क्षेत्र, वहां पर क्या होती है? निर्मित होती हैं। ध्यान रखना। इसके साथ साथ अगर इन शैलों में, इनमें जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक, कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक होते हैं। लेकिन जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जिन शैलों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, ऐसे शैलों को, जिसमें क्या हो गया? कैल्शियम मैग्नीशियम तो ज़्यादा है, लेकिन जिनमें सिर्फ मैग्नीशियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, तो इनका कलर भी डार्क होता है, ऐसे शैलों को सामान्यतः डोलोमाइट श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं? डोलोमाइट श्रेणी में रखते हैं। और ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख होती हैं, सीमेंट निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में जंतु क्या करते हैं? अपने उत्सर्जन के द्वारा विशेष प्रकार की कैल्शियम युक्त शैल का निर्माण करते हैं, जो छिद्रित होती है। क्या होती है? छिद्रित शैल। छिद्रित यानी पोरस शैल बनती है, पोरस रॉक बनती है, जिसको आप क्या बोलते हो? चाक। चाक या क्या बोलते हैं? खड़िया, खड़िया या खड़िया। बचपन में काफी उपयोग में लाया गया होगा, इसका उपयोग जानते हैं। तो जैविक उत्सर्जन, जीवों के उत्सर्जन के कारण ये शैल बनती है। तो इनको आप क्या करेंगे? दिमाग में रखेंगे। दूसरी है कार्बन प्रधान शैल। दूसरी शैल का नाम हमने क्या लिया? कार्बन प्रधान शैल।
कार्बोनेशियस रॉक। दूसरी शैल का नाम क्या हो गया? कार्बन प्रधान शैल। तो निश्चय इसमें क्या आएगा? कोयला। इसमें हम किसको लेंगे? कोल को, जो आज विश्व के विकास का आधार है। कोयला, फॉसिल्स फ्यूल। अगर कोयला की खोज नहीं होती तो आज विश्व का विकास इतना नहीं होता। तो भूगर्भ में कोयला कैसे विकसित हुआ? भू हलचलों के दौरान बड़े पैमाने पर जब पादप भू सतह में समा गए, क्रिप डाउन हो गए, गिरे और डाउन चले गए, कहने का मतलब समा गए। और जब समा गए तो ताप और दाब के कारण दीर्घकालिक प्रक्रिया के दौरान, ताप और दाब के दीर्घकालिक प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे ये एक परत के रूप में विकसित हो गए। तो कोयले की परत को ये कैसे बने? भूगर्भ में ताप एवं दाब के प्रभाव में आकर, दाब के कारण परत के रूप में विकसित हुए, परत के रूप में विकसित हुए। जिसे किसे? कोयले की परत को। कई बार पूछा गया, कोयले की परत को कोल सीम कहते हैं। कोयले की परत को कोल सीम कहते हैं। और कोयला कई प्रकार के हैं, संसाधन में लेंगे। पहले कोयला क्या बनता है? पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और लास्ट में क्या बनेगा? जो सबसे अच्छा होता है, एंथ्रासाइट। इस तरह से कोयले का विकास होता है। सबसे ज़्यादा लगभग 90% से अधिक इसमें कार्बन होता है, एंथ्रासाइट। जब संसाधन पढ़ेंगे उसमें आएंगे, अच्छी तरह से आपसे बातें होंगी। इसके बाद तीसरा है आपका सिलिका प्रधान शैल। सिलिशियस रॉक्स, देखो इन शैलों के विकास में सागरी जीव जंतु, बेसिकली पादपों के अवशेषों की प्रमुख भूमिका होती है। सूक्ष्म जंतु भी आएंगे। बेसिकली जो पादप होते हैं, इनके पत्तियों पर
रेफाइड्स नामक खनिज होता है जो सिलिका से बना होता है। और जब ये बड़े पैमाने पर, आपको पता है कि सागर में डायटम से लेकर शैवालों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जब इनमें से इनका निक्षेप, कहने का मतलब अवशेष निकलता है, तो जमा होकर सिलिका प्रधान शैलों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये शैलें हो गई। अब इसके बाद है केमिकली, रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित शैल। तो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो शैल निर्मित हो रही है उसको एक बार हम देख लें। सी नंबर पर है केमिकली फॉर्म्ड। रॉक्स। तो इसमें जो है सामान्यतः हम इसमें उदाहरण ही हम देखेंगे। पहला क्या है, जिप्सम, या इसको हम बोलते हैं और दूसरा है नमक की चट्टानें। जो रॉक सॉल्ट हम लेते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंधा नमक। और काला नमक, ये चट्टान रासायनिक क्रिया से निर्मित हुए हैं। तो ये शैलें आ जाती हैं। इनको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, फैक्ट हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, और इनको पहले ही हमने इसके बाद ही आपको करवा दिया था, तो इसमें कोई विशेष विश्लेषण नहीं है। पहले भी हम जलज शैल, जल के द्वारा निर्मित जलोढ़ शैल, तो सागर के पास जो बनेगी मैरीन रॉक होगी, झील के पास झील से निर्मित शैल, और नदी के पास नदी से निर्मित शैल। इनमें पंख फटन वाली प्रक्रिया भी आपको पहले बता दिया। वायु के द्वारा लोएस मैदान बनेगा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और हिमानी के द्वारा हिमोर्स बनेंगे। तो चार प्रकार के हिमोड़ आपको कराए गए थे, याद होगा। मध्यस्थ हिमोड़, पार्श्वी हिमोड़, तलस्थ हिमोड़ और अंतिम हिमोड़। अंतिम हिमोड़ को नॉब बेसिन स्थलाकृति भी कहा जाता है, जो कि हिमनद निर्मित स्थलाकृतियों में आपको कराया जा चुका है। ठीक, तो इसको आप कर लेंगे। अब इसके बाद तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपके पास आ गया। यांत्रिक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, फिर निर्माण के आधार पर जलज शैल, वातोड़ शैल यानी वायु के द्वारा निर्मित शैल, हिमानी के द्वारा निर्मित शैल। तो इसको आप क्या करेंगे, खूब आराम से कर लेंगे। बाकी नोट्स वगैरह में भी आपको, नोट्स में भी डिटेल आपको दे दिए जाएंगे। अब इसके बाद हम आएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए, अंतिम जो प्रकार है आपका रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखो, जो शब्द लिया गया मेटामॉर्फिक, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है, मेटा और मॉर्फिक। मेटा जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है, मॉर्फिक भाषा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से है। तो मेटा का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म यानी रूप। तो रूप परिवर्तन मीन्स चेंज द फीचर। कोई भी चट्टान हो तो अपने रूप में वो क्या कर रही है, परिवर्तन करती है। तो हो गया मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। तो जब किसी भी तत्व या कोई वस्तु में परिवर्तन होता है तो निश्चय ही उसके परिवर्तन के कई कारक होंगे, जैसे तापमान हो सकता है, दाब हो सकता है, रासायनिक क्रिया हो सकती है।
तो परिवर्तनशीलता चलती रहती है। तो सामान्य रूप से पहले भी बताया था कि जो मौलिक शैल है वो जैसे उत्पन्न होती है या विकसित होती है, अपने स्वरूप को प्राप्त करती है, तो वो परिवर्तनशीलता के दौर से गुजरने लगती है। लेकिन एक सीमा के बाद वो परिवर्तनशीलता परिलक्षित होती है। जब वो परिवर्तनशीलता परिलक्षित हो जाती है तब उसे हम कहते हैं कि उसका रूपांतरण हो गया। लेकिन ये परिलक्षण किस रूप में दिखेगा? उसके आकार में, उसके स्वभाव में, उसके रंग में, उसकी कठोरता में, उसके सॉफ्टनेस में ये दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं रूपांतरण, मीन्स चेंज द फीचर। और फीचर या रूपांतरण हमारे जीवन में भी होता है। ये रूपांतरण हमारे जीवन में भी होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, अचानक मान लो आप कोई एकेडमिक स्तर पर या प्रतियोगिता स्तर पर आपको एग्जाम देकर आते हो, घर में पिताजी आ गए और आपसे बोलते हैं कि रिजल्ट आ गया, तो अचानक आपके चेहरे का हाव भाव बदल गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब अंदर एक परिवर्तनशीलता हो रही, वो केमिकल है। क्या हुआ होगा? अचानक वो बोलेंगे मैंने तो देखा रोल नंबर दिखा ही नहीं, तो देखो आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा। 2 मिनट के बाद वही बोलेगी नहीं नहीं मैंने तो मजाक किया, देखा क्या कि तुम्हारा तो सबसे ऊपर था, तो रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण ये परिवर्तनशीलता आती है। किसमें? मौलिक चट्टानों में। तो उससे उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, रूप में, स्वरूप में, रंग में। इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिज्म। मेटामॉर्फिज्म अर्थात मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया हो रही है। कायांतरण। अब कायांतरण शब्द थोड़ा बायोलॉजिकल है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में परिवर्धन बोलते हैं बायोलॉजी में। जैसे आपने मेढक के बच्चे को देखा होगा, मेढक का बच्चा कैसा होता है? मछली के जैसा। फिर उसमें कायांतरण होकर वो मेढक बन जाता है। सामाजिक जीवन में भी कायांतरण लोगों का होता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसी परिस्थितियां वैसा परिवर्तन हो जाता है। तो उसी स्वरूप को हम देखते हुए ये हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि चट्टानों के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो कहीं तापमान बदला, कहीं दाब हुआ, कहीं रासायनिक क्रिया हुई, तो चट्टानें अपने स्वरूप को क्या होती हैं? परिवर्तित कर देती हैं। इसे ही हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इससे निर्मित शैल को हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित या रूपांतरित रॉक। कभी कभी चट्टानों का रूपांतरण होता है तो फिर से रूपांतरण होता है। अगर बार बार रूपांतरण की अवस्था से वो गुजर रही है या रूपांतरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रही है तो उसको कहा जाता है अतिशय रूपांतरण, एक्सेसिव मेटामॉर्फिज्म। या फिर क्या उसको बोलते हैं? पुनर्रूपांतरण, रीमेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फिज्म। अब इस संदर्भ में देखो, हमें देखना है। तो जैसे जो टर्म अभी हमने लिया है आपके सामने, वो इधर से आप देख लो। हमने लिया कायांतरित। तो जैसा बताया कि 2 शब्द हमारे पास हैं, मेटामॉर्फिक, मेटा और मॉर्फिक। मेटा जैसा बताया अभी आपको कि लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड जब लिया गया लैटिन भाषा में तो इसका तात्पर्य क्या है? ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन। और ग्रीक वर्ड लिया गया फॉर्म, मतलब रूप, तो रूप परिवर्तन। अब ये रूप परिवर्तन के कारण क्या है? तो रूप परिवर्तन के कारण हम देख सकते हैं, देखिए रूपांतरण के कारक कौन है? तापमान, दाब और रासायनिक क्रिया। तापमान, कहीं भी शैल है, अचानक भूगर्भिक उष्मा के कारण जब उसे ताप मिलता है तो उसमें क्या होता है? उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे, उनका कलर परिवर्तित हो जाएगा, उनके टेक्सचर परिवर्तित हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं ताप के द्वारा रूपांतरण। जैसे अभी शुरू की क्लास में मैंने क्या आपसे बात की थी, याद करें? जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था रॉक साइकिल, कि एक कुम्हार होता है, मिट्टी को लेकर आता है, फिर उसको जो उसकी भट्टी या भट्ठा होता है उसमें डाल देता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। दबाव प्रक्रिया से भी परिवर्तित होगी। और रासायनिक क्रिया, तो रासायनिक अपक्षय में हमने देखा था कि घोलन प्रक्रिया होती है। और उसमें हमने आपसे बात भी की थी कि वायुमंडल में जितने भी एलिमेंट्स या खनिज हैं
जब तक शुष्क अवस्था में निष्क्रिय, और जैसे ही वो आपस में मिलते हैं सक्रिय घोलक बन जाते हैं। जैसे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये जल में घोल कर क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बन जाएंगे, और फिर खनिजों से क्रिया करके उनको घोलने का प्रयास करेंगे और उनके स्वरूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब कितने प्रकार का रूपांतरण हो सकता है, तो भूगर्भ शास्त्रियों ने अलग अलग बातें की, लेकिन इनको मौलिक रूप से 4 भागों में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो रूपांतरण के जो प्रकार है ये है, तापीय स्पर्शीय रूपांतरण, थर्मल कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फोसिस, गतिक डायनेमिक एंड रीजनल, फिर इसके बाद जलीय हाइड्रोस्टैटिक, फिर थर्मोहाइड्रोस्टैटिक मेटामॉर्फिज्म। तो इनका एक एक हम उदाहरण लेंगे। सबसे पहले चलेंगे ताप और संस्पर्शी यानी थर्मल एंड कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फोसिस। तो नंबर 1 पर हम चलेंगे। तो देखें, देखो पहला नंबर है क्या आपका, तापीय एवं संस्पर्शीय रूपांतरण, थर्मल एंड कॉन्टेक्ट रूपांतरण। इसमें होता क्या है, जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ दिखा दिया गया आपको कि कुछ ऐसा तंत्र हो जिसमें तापमान आता हो और आसपास की चट्टानों में उसका संपर्क हो तो वो अपने रूप परिवर्तन कर लेती है। जैसे मान लो ये चूना प्रधान शैल है, लाइम स्टोन है, और इसमें एक गर्म डाइक आ गया ज्वालामुखी का, और उससे आसपास में जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि टच हो गया और तापमान भी है, तो तापी भी हो गया, संस्पर्शी भी हो गया, तो उस डाइक के प्रभाव में जितनी भी शैल आई, कहने का मतलब तापमान का जितना यहाँ पर कंडक्शन हुआ, प्रसारण हुआ, तो धीरे धीरे इस शैल ने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया, और इस परिवर्तनशीलता के कारण यहाँ क्या बन गया, संगमरमर बन गया। तो जहाँ भी मार्बल है, जिन क्षेत्रों में विश्व में मार्बल पाया जाता है या मार्बल विकसित है, वहाँ पर इस प्रकार का रूपांतरण देखा जाता है। तो कोई भी गर्म वस्तु आ गई तो उससे ये शैल, मान लो कि कोई शैल है, टच होती है तो धीरे धीरे अपने संगठन और संरचना दोनों को परिवर्तित करेगी, और उसमें रूप, रंग, उनकी परिस्थिति, उसकी कठोरता, सॉफ्टनेस, सब में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये एक अच्छा सा आपका क्या है, उदाहरण है। दूसरा हमारे पास है क्षेत्रीय और गतिक रूपांतरण। तो क्षेत्रीय और गतिक रूपांतरण का जहां तक प्रश्न है, नंबर 2 पर हमने क्या लिया, नंबर 2 पर है गतिक एवं क्षेत्रीय रूपांतरण। डायनेमिक है, गतिक, डायनेमिक एंड रीजनल। अब इसमें क्या है, देखो जैसे आप पहले से ही जान रहे हैं कि यहां पर कोई भी वस्तु या पृथ्वी तंत्र का कोई भी अवयव न स्थिर है न स्थायी है। प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया लगातार चल रही है, भू हलचल हो रहा है। तो अगर कहीं संपीडनात्मक बल लग रहा है, कहीं तनाव बल लग रहा है, तो उस परिस्थिति में वो चट्टान क्या करती है, उसकी अपनी प्रत्यास्था होती है, उस प्रत्यास्था को खो देगी तो उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का रूपांतरण विश्वव्यापी है, क्षेत्रगत नहीं, विश्वव्यापी है। अगर हिमालयी तंत्र में देखा जाए तो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट टकरा रही है, तो दबाव पड़ रहा है, तो उसके टेक्सचर में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो टेक्टोनिक प्रक्रियाएं तो विश्वव्यापी हैं, कहीं पर टक्कर हो रही है तो कहीं एक दूसरे से दूर जा रही है, कहीं भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है। तो इससे ये विश्वव्यापी एक प्रकार का रूपांतरण, अगर मान लो हमने इसको अगर समझाने का आपको प्रयास किया तो इस तरह से आप देखो कि यहां हमने ले लिया कि कोई ये कोई क्षेत्र विशेष है और ये शैल है।
ये कोई चट्टान है, किसी क्षेत्र विशेष की सामान्य जो इसकी मौलिकता है, मौलिक है, चाहे अवसादी हो या फिर क्या हो आपकी इग्नस हो। अब इसके ऊपर क्या है, संपीड़न बल लगा इधर से और इधर से भी बल लगा। तो मान लिया ये सतह पर है। अब इसमें मोड़ पड़ेंगे, तो जब मोड़ पड़ेंगे तो परिस्थिति कैसी आने वाली है आप देखें। मान लिया ऐसे मोड़ पड़ गया, ये चट्टान पूरी तरह से क्या हो गई, फोल्ड हो गई। अब इस परिस्थिति में जैसे क्रिस्टल बेंडिंग बताया गया था आपको, अब ये चट्टान क्या हो चुकी है पूर्णतः, ये परिस्थिति हमने दिखाया आपको। ये बी परिस्थिति, इधर अभी दबाव लग रहा है, तो ये हो गई फोल्डिंग हो गई, इसमें मोड़ आ गया। तो जो शैल ऊपर गई, जैसे मान लो ये पार्ट आ गया एंटीक्लाइन वाला, अब इस पार्ट पर क्या हो जाएगा, एक तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रही है, और तापमान भी कम होगा। क्यों, आपको पता है कि भूसतह से नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होता। और यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर भी बढ़ा और तापमान भी बढ़ा। इस एरिया में क्या हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। और प्रेशर भी बढ़ा, तो यहाँ चट्टान अपने स्वरूप को खोएगी, यहाँ भी खोएगी। अब यहाँ पर मान लिया कि इसमें इसका रूप परिवर्तित हो गया ऐसे, चलो आपको समझने के लिए कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ऐसे हो गई, ये नहीं ग्रीन कलर की हो जाएगी, इसके स्वरूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ये अभी अपने रूप को परिवर्तित करेगी। इस तरह का रूपांतरण हो जाएगा। और जो नीचे शैल है उसका रूप कुछ और हुआ, उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे हो गई ये पूरी की पूरी शैल। इसके स्वरूप में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार का जो क्षेत्रीय और गतिक रूपांतरण है ये विश्वव्यापी है, हर जगह हो रहा है। इसमें कोई तथ्य ये नहीं है कि किताबों में दिया कि हिमालय में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर हुआ। तो जहाँ भी रूपांतरण हुआ है, चट्टानों ने अपनी मौलिकता को खोई है, उसमें गतिक और क्षेत्रीय रूपांतरण की व्यापकता क्या है, ज़्यादा है, ध्यान रखना। इसके बाद दो जो रूपांतरण उसको वैसे मैं समझा दूं, जलीय रूपांतरण। तो जलीय में क्या होगा कि जैसे मान लो भूगर्भ में जल है और भूगर्भ के बाहर भी है, तो जहाँ भी जल होगा, अगर भूगर्भ के बाहर है, तालाब है, नदी है, कोई झील है, या इस तरह से हमने आर्टिफिशियल डैम बना दिया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाला, तो वहाँ लाखों क्यूसेक जल है। तो जल का दबाव जब जाएगा तो आसपास की चट्टानें बन क्या होगी, अपने स्वरूप को चेंज करेगी। दबाव पड़ रहा है तो स्वरूप को चेंज कर देगी। दूसरे में वो जल क्या करेगा, घोलन प्रक्रिया को संपादित करेगा। तो जितने भी डैम हो वहां आसपास की चट्टानों में क्या हुआ, घोलन प्रक्रिया से वो अपने स्वरूप को क्या करती है, खो देती है। अगर भूगर्भ में जल है तो वहां भी क्या करेगा, यही प्रक्रिया करेगा, दबाव डालेगा और रासायनिक क्रिया करके चट्टानों के स्वरूप को परिवर्तित कर देगा। चौथा है ताप जलीय रूपांतरण। तो जहां ताप के साथ जल है वो तीव्र गति से क्रिया करके चट्टानों को विघटित वियोजित करता है, उनके स्वरूप को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो रूपांतरण में जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं बेसिक ये आ सकता है, या फिर क्या हुआ, संगमरमर वाला।
अब देखो, जो रूपांतरण की प्रक्रिया हुई तो मौलिक चट्टानें अपने स्वरूप को चेंज कर देती हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया कि कौन सी चट्टान रूपांतरित होकर किस प्रकार की चट्टान में परिवर्तित हुई, तो इस पर एक हम लिस्ट देख लेते हैं। क्लियर? देखो, ये कुछ मौलिक शैल हैं और उनका रूपांतरित भाग, जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो इसमें आप ध्यान दें। सबसे पहले क्या लिया गया? ग्रेनाइट। कौन सी शैल है? ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट किस में रूपांतरित हुई? रूपांतरित होगी तो किस में रूपांतरित होगी? नीस या नाइस के नाम से जानते हैं। बेसाल्ट, एम्फिबोलाइट, ग्रेबो सरपेंटाइन, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट, चूना का पत्थर या डोलोमाइट, दोनों संगमरमर में परिवर्तित होंगे। इसके बाद स्लेट। देखो, स्लेट और सेल, सेल जो है किसमें परिवर्तित होगा? स्लेट में। स्लेट से बिलियर्ड की मेजें भी बनाई जाती थी, पहले ब्लैक बोर्ड्स बनाए जाते थे, तो ये पत्थर काफ़ी महंगा आता था। स्लेट बनाए जाते थे जिस पर लोग लिखा करते थे। अब तो क्या हुआ? सब कुछ परिवर्तित हो गया। ठीक, स्लेट शिस्ट में परिवर्तित होगा, और स्लेट का जब अति रूपांतरण होगा तो फाइलाइट भी हो जाएगा, और शिस्ट भी किस में परिवर्तित होगा? फाइलाइट। कोयला ग्रेफाइट, फिर ग्रेफाइट किस में? हीरा में। और क्ले जो है बालू के पत्थर में परिवर्तित हो जाएगी। तो इन जो 12 पॉइंट्स आपको दिए गए, इसमें संभावना बनती है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा भाग किस में रूपांतरित हुआ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, एक दो आप देख लें। जैसे बैथोलिथ को पर्वतों का स्थूल बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थूल बीज। ठीक, और इसके साथ साथ खनिज के कणों के आकार की कोटि अर्थात रैंक का निर्धारण करने के लिए कई बार पूछा गया वेंटवर्थ मापक का हम उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? वेंटवर्थ मापक का उपयोग किया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा हीरा क्यूलिनान है, जो दक्षिणी अफ्रीका के खानों से 1905 में प्राप्त किया गया था, जिसका जो वजन लगभग 600 ग्राम से अधिक है। और शुद्धता की बात करें तो ये 3106 कैरेट का है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लेंगे। अब ये जो आपका एग्जामिनेशन है, स्कूल लेक्चरर, चाहे वो आरपीएससी ले या यूपी पीएससी भी लेती है स्कूल लेक्चरर, तो उसमें ये टॉपिक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? सिंपल से क्वेश्चन आपके पास आएगा आरपीएससी में, और कई बार आया। तो पहले चट्टान क्या है, इसके इंट्रोडक्शन को आपने देखा। चट्टान का स्वरूप परिवर्तित हुआ, खनिजों से बनता है। खनिज किससे बनते हैं? तत्वों से। तो 92 से लेकर 94 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल, वो मिलकर 2000 खनिजों का निर्माण करते हैं। उसमें से 12 खनिज सामान्य जो हर जगह पाए जाते हैं, और इनके मिलन से कहा जाए एग्रीगेशन ऑफ द मिनरल्स, एग्रीगेशन ऑफ द मिनरल्स फॉर्म रॉक। कहने का मतलब जब खनिजों का मिलन होता है तो चट्टानें बनती हैं। चट्टानों के स्वरूप में काफी अंतर है, तो वर्गीकरण कर लिया। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, फिर हमने क्या लिया? रूपांतरित शैल। शैल चक्र आपने देखा, उसकी प्रवृत्ति को दिमाग में रखें। आग्नेय शैल की विशेषता क्या है? दिमाग में रखें। फिर वर्गीकरण किया गया 3 आधार पर: उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, और कणों के आकार के आधार पर। उनके उदाहरण, उनके स्वरूप आप देखें। इसके बाद शैल का स्वरूप बदला तो क्या क्या बना? मेसा बूटी कहाँ पर है, किस प्रकार से है। फिर इसके बाद एक्सफोलिएटेड डोम, गुंबद आपने देखा। क्वेटा, हॉगबैक, क्वेस्टा देख लिया। फिर अवसादी शैल लिया, अवसादी शैलों के गुण। इसके बाद इनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो किया गया, एक तो अवसाद के आधार पर, दूसरा अवसाद को संपादित करने वाले कारकों के आधार पर। अवसाद के आधार पर लिया तो क्या ले लिया हमने? मैकेनिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म और बायोलॉजिकली फॉर्म, मीन्स ऑर्गेनिक।
तो यांत्रिक में जब हमने लिया बालू पत्थर का वर्गीकरण आपने देख लिया, फिर कांग्लोमरेट देख लिया, क्ले देख लिया, शेल देख लिया, फिर हमने केमिकली लिया तो जिप्सम ऑफ क्या ले लिया, साल्ट रॉक। इसके बाद बायोलॉजिकली देख लिया तो बायोलॉजिकली में कैलकेरियस रॉक यानी चूना प्रधान शैल, क्या उसकी प्रवृत्ति है। फिर इसके बाद कार्बन प्रधान शैल यानी कोल सीम, सिलिशियस रॉक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो फॉर्म किया तो अर्जिलेशियस जलज शैल है, फिर वायु के द्वारा निर्मित शैल है, हिम के द्वारा निर्मित शैल है, फिर मेटामॉर्फिक में आ गए, इनका रूपांतरण देख लिया। फिर इसके बाद ये तो इनको बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। नोट्स भी आपको एज इट इज मिलता जा रहा है और क्वेश्चंस में मिल जाएंगे और बाद में टेस्ट भी आप कर लें। क्लियर, इट्स ओके। तो इसको आप कर लें आराम से।